नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे मालती जोशी की लिखी कहानी कवच। तो चलिए शुरू करते हैं। विनय कमरे में बैठा हुआ शून्य दृष्टि से छत की कड़ियां गिन रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद उसे यह एकांत नसीब हुआ था, नहीं तो सारा घर जैसे कोलाहल में डूब गया था। जाने कहाँ कहाँ के अनदेखे अनजाने रिश्तेदार जुट आए थे, जो उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते थे। भाभियों, चाचियों और बुआओं के हुजूम से वह तंग आ गया था। चाचा और ताऊ लोगों के नामों में अक्सर गड़बड़ हो जाती थी और उसे लज्जित होना पड़ता था। इन सब से निजात पाने के लिए वह चुपके से रोज शाम को हवाखोरी के लिए निकल जाता था, पर आजकल इस पर भी बंदिश लग गई थी। हल्दी जो चढ़ गई थी, अब तो कमरे की उमस भरी कैद पर उसकी नियति थी। यूं घर में घूमने फिरने की उसे पूरी आज़ादी थी, पर उसका ही मन नहीं होता था। इतने सारे अनजान चेहरे, इतनी सारी घूरती आंखें वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वह अक्सर यही सोचता कि ये सब लोग तब कहाँ थे, जब जिंदगी के कंटीले पथ पर उसके और उसकी माँ के पांव लहूलुहान हो रहे थे। अचानक किसी अज्ञात कोने से टिड्डी दल की तरह उतर आए ये लोग उसे जरा भी नहीं अपने लग रहे थे। वह किसी से भी घुल मिल नहीं पा रहा था और लोगों ने इसे शहरी अहंकार की संज्ञा दे डाली थी। पर वह क्या करे? यहाँ आकर जैसे वह हंसना बोलना ही भूल गया था। प्यास के मारे गले में कांटे से उग आए थे। सुराही का पानी कब से ख़त्म हो चुका था। उसने आवाज़ दी, सुमी, एक गिलास पानी तो दे जाना। आवाज़ देते देते ही उसने जीभ काट ली। माँ सुनेगी तो ज़रूर नाराज़ होगी। घर में इतनी लड़कियाँ हैं, सिर्फ सुमी की ही गुहार लगती है तो वे बुरा मान जाती हैं। उसने कोई और नाम याद करने की चेष्टा की, पर उसकी व्यर्थता पर खुद ही झेंप कर रह गया। इस नक्कार खाने में उसकी तूती सुनेगा कौन? रोज की तरह आंगन में जुड़ाई थी और ढोलक शुरू हो गई थी। उधर भट्टी के पास ताईजी हलवाई से उलझ रही थी। बिजली की फिटिंग करने वाले छत पर गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। इन सबको लांघता बच्चों का शोर, उफ, लगता था कि कान ही फट जाएंगे। पानी की तलब इतनी तीव्र थी कि वह खुद ही नीचे उतर आया। पास आने पर वे गीतों के शब्द उसके कानों से स्पष्ट रूप से टकराने लगे। औरतें बड़े मनोयोग से गीत गा रही थीं। रतन भतैया अपने साथ गाड़ियां भर भर के हीरा, मोती, सोना, चांदी और रेशम के थान लाया है। सास और जिठानी के सामने उन सब का प्रदर्शन करते हुए बहन गर्व से फूल उठी। विनय ने सोचा, ऐसा ही तो ऊट पटांग कल्पना करती रहती हैं ये लोग, तभी तो इनका मन नहीं भरता। उसे सुबह वाला प्रसंग याद आया। छोटी सी आय में परिवार की गाड़ी मुश्किल से खींचने वाले उसके दोनों मामा सुबह आए थे। अपनी शक्ति से बेचारे बहुत ज़्यादा लाए थे, फिर भी सबके मुंह फूल गए। भीतर शायद तीखी आलोचना भी हुई होगी, क्योंकि माँ की आंखों में रुलाई के लाल डोरे स्पष्ट झलक रहे थे। कितनी बार रोएगी माँ मेरी इस शादी में? सच, पहले से पता होता तो कभी इस झमेले में ना पड़ता। उसने तो माँ की खुशी के लिए अपने आदर्शों की, अपनी इच्छाओं की बलि दे दी, पर माँ को एक बार भी तो प्रफुल्लित नहीं देखा। अरे अरे, क्या हो रहा है? ताई जी की कड़कदार आवाज़ से वह सहम गया। एक हाथ में गिलास और दूसरे में लोटा लिए पत्थर की मूर्ति सा खड़ा हो गया। ताई जी अपनी भारी भरकम देह समेटते हुए उसके पास आईं। अपने हाथ से उसका गिलास भरती हुई उसी रौबदार आवाज़ में चिल्लाईं, ये लड़कियां कहाँ मर गईं सब? एक गिलास पानी ऊपर नहीं पहुंचा सकती? बेचारा लड़का खुद नीचे उतर कर आया है। उनकी इस डांट के फलस्वरूप यहाँ वहाँ से कई सहमे सहमे चेहरे झांकने लगे। ढोलक के गीत भी क्षण भर को थम गए। इस अप्रत्याशित रस भंग का निमित्त अपने को जानकर विनय को बहुत संकोच हो आया। वह उल्टे पैरों कमरे में लौट आया और पूर्ववत बिस्तर पर लेटकर छत की कड़ियां गिनने लगा। पर इस बार यह एकांत अधिक देर तक नहीं चला। लड़कियों की एक पूरी फौज कमरे में घुस आई थी। किसी के हाथ में शरबत था तो कोई ताज़ा भरी सुराही उठा लाई थी। कोई बुआ जी के डिब्बे में से लगे 2 पान चुरा लाई थी, तो कोई मिठाई और नमकीन की प्लेट लगा लाई। फिर मनोहारों का दौर शुरू हुआ। विनय तो अचकचा गया। यह सब किसी न किसी रिश्ते से उसकी बहनें लगती हैं, पर सबके नाम तक उसे मालूम नहीं। उसने ताई जी की बड़ी लड़की को ही लक्ष्य करके कहा, क्या बात है, तुम लोग बहुत ज़्यादा मक्खनबाजी कर रही हो। उसने यूं ही एक बात कह दी थी, पर लड़कियों के चेहरे उत्तेजना से तमतमा उठे। क्षण भर कुछ कानाफूसी हुई। फिर स्मिता ने, जो सबकी लीडर बनी हुई थी, कहा, मक्खनबाजी की तो कोई बात नहीं है दादा भाई। नाश्ता तो आपके लिए स्पेशली भेजा गया है, पर आप करना चाहें तो एक काम कर सकते हैं। अच्छा, क्या?
हम सब लोग आपकी बारात में चलना चाहती हैं। आप अम्मा बाबूजी से हमारी सिफारिश कर दीजिए प्लीज़। बात तो सिर्फ स्मिता ने की थी, पर उसका यह प्लीज़ जैसे सब लड़कियों की आंखों में उतर आया था। वे सब उसे बड़ी आशा से देख रही थीं, सुमी भी। उसे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सुमी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। वह इतनी सारी सहेलियां पाकर प्रसन्न है, सबके साथ खूब घुल मिल गई है। सुनो, उसने गंभीरता ओढ़ कर कहा। कहिए। 2 दर्जन उत्सुक आंखें उस पर टंग गईं। तुम लोगों की सिफारिश तो मैं बाद में करूँगा, पहले तो ये पता लगाओ कि बारात में मुझे भी जाना है या नहीं। मेरी भी सिफारिश कर दो ना प्लीज़। धत, लड़कियों ने कहा और सब खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सुमी भी। बहुत दिनों बाद विनय भी खुलकर हंस सका था, इसलिए काफ़ी हल्का अनुभव कर रहा था। पर जैसे ही वह खिलखिलाता, चहकता जुलूस सीढ़ियाँ उतर गया। उदासी फिर उस पर हावी हो उठी। मजाक में ही कही थी उसने ये बात, पर एकदम गलत तो नहीं थी। उसकी अपनी शादी हो रही थी, पर अधिकार अब तो सारे ताऊजी के हाथ में थे। जैसा वे चाहेंगे वही तो होना था। सचमुच अगर कुमकुम पत्रिकाओं में वर के स्थान पर उसका नाम ना छपा होता तो उसे कभी विश्वास ही ना होता कि ये सारे आयोजन उसी के विवाह के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। वह कहीं से भी अपने आप को इस उत्सव से जोड़ नहीं पा रहा था। लगता है जैसे वह तो मोहरा मात्र है, चालें तो सब ताऊजी की ही चलनी है। यौवन में पदार्पण करते ही वह भी शादी के सपने देखने लगा था, पर यह जैसे किसी दूसरे जन्म की बात हो गई है। यहाँ परंपराओं से घिरा बैठा विनय जैसे यह सब सोच भी नहीं सकता था। एमकॉम फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था उसने। 3 महीने बाद ही उसे स्टेट बैंक में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। उसी दिन से वह कल्पना का जाल बुनने लगा था। सबसे पहले तो वह माँ की नौकरी छुड़वा देगा। बहुत कष्ट उठाए हैं उन्होंने। उसके बाद धूमधाम से सुमी की शादी होगी। उसकी अपनी शादी तो बहुत बाद की बात है, पर पहले घर को घर की सी शक्ल देनी थी। वहाँ था ही क्या, 4 टूटे फूटे बर्तन और पुरानी सी चारपाइयाँ, ढंग की 2 कुर्सियाँ भी तो नहीं थीं। पहले वह घर को सुव्यवस्थित करेगा, बाद में शादी की सोचेगा, और वह भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम आदर्श शादी। पर सारी योजना धरी की धरी रह गई। एक दिन अचानक ही ताऊजी आ धमके। आते ही फरमान जारी हुआ, अमुक जगह बात पक्की कराया हूँ, चाहो तो लड़की देख आओ। वह तो सन्न रह गया। किसी तरह साहस बटोर कर उसने कहा, ताऊजी मैं चाहता था पहले सुमी की। हाँ हाँ, सुमी की भी करेंगे, हमें भी फिक्र है, पर हाथ में कुछ हो तो। मतलब ये कि 20,000 दे रहे हैं ये लोग। मतलब आप दहेज ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, दुनिया ले रही है। लेकिन ताऊजी मेरे आदर्श कुछ और हैं। देखो बेटे, आदर्शों की बात भाषणों में अच्छी लगती है, शादी ब्याह करते समय दुनियादारी से ही काम लेना पड़ता है। अच्छा बताओ, लोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? मैं अपने बलबूते पर जोड़ लूँगा, और तब तक क्या लड़की घर में ही बैठी रहेगी? ताऊजी का पारा चढ़ गया था। फिर एकदम पैंतरा बदल कर बोले, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी ही राह चलना चाहोगे तो अच्छा ही है। मुझे जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी। आगे से तुम लोगों की किसी बात में दखल नहीं दूंगा, पर कल को ये लांछन मत देना कि घर वालों ने बात नहीं पूछी। और बस माँ एकदम डर गई। लगा कि सचमुच घर के बड़े बूढ़े हाथ खींच लेंगे तो कल को बच्चों के लिए रिश्ता कौन लाएगा। विनय के सारे तर्क माँ के इस भय के आगे परास्त हो गए। माँ की खुशी को उसने हमेशा सर्वोपरि माना है। उन्हीं के लिए पिता के पुश्तैनी घर से शादी करने के लिए भी उसे राजी होना पड़ा। अब कितना पछता रहा है विनय। विनय, तुम्हारे कितने दोस्त आ रहे हैं? मेरे? हैरान था विनय, इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। मेरा मतलब है यहाँ आएंगे या वहीं मेरठ पहुँच जाएंगे? ताऊजी ने अपनी बात स्पष्ट की। यहीं आ गए तब भी कोई हर्ज नहीं है बड़े भैया, चाचा जी बोले। ठाकुर साहब की जीप तो चल ही रही है, विनय और उसके दोस्त उसमें चले जाएंगे, बाकी लोगों के लिए बसें हैं ही। बसें? कितनी बसें चल रही हैं? 2 बसों का क्या होगा चाचा जी? अरे ये कह दो 2 बसों से क्या होगा, समझे? देखो बेटे, ताऊजी समझाते हुए बोले, जिंदगी भर दूसरों की बारात में जाते रहे हैं, सबको बुलाने का मौका तो अब मिला है। बिट्टू की शादी तक पता नहीं हम रहें कि ना रहें। विनय समझ गया, बिट्टू अपनी 5 बहनों के बाद इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। इसी का खामियाजा विनय की ससुराल वालों को भुगतना पड़ रहा है। उस नितांत अपरिचित लोगों के लिए उसका मन करुणा से भर उठा। दलपत मिसिर के यहाँ कोई गया कि नहीं? ताऊजी ने पूछा। मैं गया था, बिट्टू ने बताया।
कह रहे थे कि आएंगे तो 4-5 चेलों को भी साथ ले आएंगे। लाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये दलपत मिसिर कौन है? उसने भोलेपन से पूछा। रौनक है मोहल्ले की। एक बैठक में पूरी 5 किलो मिठाई डकार जाते हैं, पूड़ी कचौड़ी अलग से। चेले साथ हो तो फिर कहना ही क्या। मेरठ वाले भी याद करेंगे कि कोई बारात आई थी। एक बार फिर उसका मन मेरठ वालों के लिए पसीज उठा। एक ठो गाने वाली पार्टी साथ होती तो मज़ा आ जाता। किसी ने हसरत जाहिर की। अरे अब उसका रिवाज कहाँ रहा, अब तो बैंड चले हैं, एक से एक शानदार बैंड। अरे अपना जो बैंड तय हुआ है ना, चाचा जी ने गर्व के साथ सूचना दी। 500 रुपये फी घंटा के हिसाब से तय हुआ है। पूरे 60 आदमी होंगे। मास्टर बोला कि जरी की वर्दी का चार्ज अलग होगा। मैंने भी कह दिया कोई परवाह नहीं, पर शो जमना चाहिए। उपस्थित सभी लोगों ने चाचा जी की सूझबूझ की दाद दी और दूसरे मसलों पर चर्चा शुरू हो गई। पर विनय का दिल बैठने लगा था। 2-2 बसें, एक जीप, इतना महंगा बैंड, आतिशबाजी कहाँ से आएगा? इतना खर्च कौन करेगा? क्या उन्हीं 20,000 रुपयों की होली जलाई जा रही है? वह इस दहेज के सख्त खिलाफ था, पर उसने चाहा था कि जब लिए ही हैं तो उन्हें सुमी के लिए ही फिक्स डिपॉजिट में रख दें। पर लगन के बाद से वे रुपए देखने को भी नहीं मिले थे। उसमें कुछ पूछने का साहस भी नहीं था। वैसे भी माँ ने कसम दे दी थी कि उन पैसों की चर्चा ना चलाए। माँ बेचारी खुद चक्रव्यूह में फंस गई थी। बेटे की शादी को लेकर उन्होंने कई सपने संजोए थे। अपनी कल्पना में बहू को तरह तरह से सजाया संवारा था, पर अपने मन से करने का साहस उनमें नहीं था। अपनी संचित रकम पूंजी उन्होंने ताऊ जी के चरणों में डाल दी थी। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, पर बहू के लिए काफ़ी थी। पर चढ़ाने के लिए जैसे जेवर और कपड़े रखे जा रहे थे, उन्हें देखकर मन खट्टा हो गया था। वे खून के आंसू पी कर रह गईं। ये जो व्यर्थ की तामझाम हो रही है, उसका 10वां हिस्सा ही अगर बहू के काम आता। विनय, क्या तय किया है तुमने? फ्रिज लोगे या स्कूटर? जी? बड़ी दीदी के प्रश्न पर विनय चौंक पड़ा। वह कुछ कहे इससे पहले ही छोटी दीदी बोली, फ्रिज तो बाद में भी खरीदा जा सकता है, तुम तो स्कूटर लेना, घूमने घामने के काम आएगा। लेकिन देखना वेस्पा या लम्ब्रेटा ही लेना, नहीं तो कोई भी सड़ा सा मॉडल पकड़ा देंगे। लेकिन दीदी, बड़ी मुश्किल से उसे बोलने का अवसर मिल पाया, अब कुछ की गुंजाइश ही कहाँ है? ऑलरेडी हम लोग इतना ले चुके हैं। वाह रे मेरे छुपे रुस्तम, बड़े जीजा जी ने पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। अभी से इतनी हमदर्दी होने लगी? घबरा मत यार, छोटे जीजा जी ने चिकोटी ली। जाते ही थोड़े मांग बैठेंगे, पहले अता पता लगाएंगे। उनकी और भी तो बेहतर लड़कियां हैं। ये तो मांग चुके, मुंह सीकर बैठ जाएंगे। छोटी जीजी ने शंका प्रकट की। लीव इट टू मी, मैं सब संभाल लूँगा। छोटे जीजा जी ने सबको आश्वस्त किया। अपने तो पहले से एजेंट लगे हुए हैं, पहले ही आगाह कर दिया है कि पंडितों की बारात समझकर सूखा मत टरका देना, चकाचक होना चाहिए। क्यों विनय, कभी कभार थोड़ा शौक तो फरमाते हो ना? कैसा शौक? अरे ये क्या शौक फरमाएगा, बड़ी दीदी बोली। चाय पीना तक तो इसने कॉलेज जाकर सीखा है। चाची ने दोनों बच्चों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी है, तभी तो इतने लायक निकले हैं। अपनी ये प्रशंसा भी विनय को पुलकित नहीं कर सकी, बल्कि उसे तो यह सब सुन सुनकर घबराहट सी होने लगी। आखिर इन लोगों का इरादा क्या है? आखिर कितना नीचे उतरेंगे हम लोग? कल रात बिट्टू ने दोस्तों के साथ बैठकर कन्या पक्ष की लड़कियों को तंग करने की ऐसी शर्मनाक योजना बनाई कि विनय गुस्से से तिलमिला गया। पर किसी ने उसके गुस्से का समर्थन नहीं किया, बल्कि मखौल ही उड़ाया था कि अभी से वह उधर का पक्ष लेने लगा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को जब्त कर पाया था। ढेर सारे आक्रोश मन में लेकर वह इस विवाह के लिए खड़ा हुआ था। उन अपरिचित लोगों के प्रति एक अनाम रोष, उस अनदेखी लड़की के प्रति एक अव्यक्त खींच उसके हृदय में बैठ गई थी। इसी कारण उसने न उन लोगों के से कभी बात की, न ही अपनी भावी वधू को देखने की इच्छा प्रकट की। माँ से साफ कह दिया कि जब ताऊ जी के वचनों की रक्षा करनी ही है, तब देखने न देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। बिना किसी उमंग के उसने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। बिना किसी उत्साह के यहाँ चला आया और बड़े ही निर्लिप्त भाव से सारी रस्में करता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बारात की तैयारी शुरू हो गई थी, उसे लगने लगा था जैसे वे लोग दल बांधकर किसी गढ़ को जीतने जा रहे हैं। शत्रु पक्ष को नीचा दिखाने के सारे गुर जैसे सेना को रटाए जा रहे थे, और इस बीच जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उसकी सहानुभूति उस दूसरे पक्ष के साथ होती जा रही थी।
बारात चलने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ढेर सारे रस्म और रिवाजों को निपटाते निपटाते विनय तंग आ चुका था। इन सारे ढकोसलों से, अपनी कार्टूनी पोशाक से उसे उबकाई सी आने लगी थी। सोच रहा था कब ओके का सिग्नल मिले और वह बाहर जाकर खुले में सांस ले। चलने की वेला हुई तो पैर छूने का दौर शुरू हुआ। औरतों की उस भीड़ में चाची, बुआ, ताई, दीदी आदि के पैर पड़ता हुआ वो माँ को खोजने लगा, पर उस अपार भीड़ में वे कहीं थी ही नहीं। माँ कहाँ है? सुमी से टकराते ही उसने धीरे से पूछा। सुमी ने भीतर आंगन की ओर इशारा कर दिया। उस भीड़ को चीरता हुआ विनय तीर की तरह अंदर चला गया। आंगन में तुलसी के चौरे के पास चुपचाप खड़ी माँ निशब्द रो रही थी। जब जब गांव किसी की शादी में आना पड़ा है, माँ को इसी तरह उदास, उपेक्षित और निराभरण देखा है। शहर में रहती है तो नौकरी के बहाने कुछ पहन ओढ़ भी लेती है, पर यहाँ आते ही एक जबरदस्ती का वैराग्य जैसे उन पर लाद दिया जाता। हर शादी में आज तक यही होता आया है, पर क्या अपने बेटे की शादी में भी माँ ऐसे ही अनादृत रहेंगी? माँ के प्रति ममता से उसका मन भर आया। उनके पैर छूने के बजाय उसने उन्हें अंक में भर लिया। वह जान गया था कि इस समय माँ को सांत्वना की आवश्यकता है, श्रद्धा की नहीं। अरे विनय, कहाँ रह गया तू? पंडित जी उधर जल्दी मचा रहे हैं ना? झमझम करती बुआ अंदर आई तो माँ बेटे दोनों छिटक कर खड़े हो गए। पीछे पीछे अक्षत रोली का थाल लिए ताई जी भी चली आईं। बोली तो कुछ नहीं, पर उनकी कठोर मुख मुद्रा पर शिकायत साफ झलक रही थी। वह सजी धजी आकृतियाँ और वह रोली का थाल विनय को पता नहीं एकदम क्या सूझा। उसने एकाएक वह थाल माँ के आगे करते हुए कहा, मेरा टीका करो माँ। माँ विस्फारित नेत्रों से उसे देखती रह गईं। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? जब भी परीक्षा के लिए या इंटरव्यू के लिए घर से चला हूँ, तुमने आशीर्वाद दिया है। आज तो जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा देने जा रहा हूँ। आज आशीर्वाद नहीं दोगी? माँ प्रसन्न मूर्ति सी निश्चल बनी रहीं। उनके आंसू भी जैसे पलकों पर ही जमकर रह गए। बुआ एकदम अधीर हो उठी। थाल लेने की चेष्टा करते हुए बोली, समझता तो कुछ है नहीं, बस जिद किए जाएगा। बाहर चल जल्दी, भैया नाराज हो रहे हैं। पर आरती का थाल उनके हाथ में ना आ सका। विनय उसे बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए था। उसे भी दृढ़, उससे भी सख्त स्वर में उसने कहा, बुआ जी, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ, पर आप भी इतना जान लीजिए कि माँ से अधिक मंगल में मेरे लिए कुछ नहीं है। यदि उनके किए मेरे अकल्याण होता है तो फिर मेरा कल्याण संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। सिर्फ कहकर ही उसने संतोष नहीं किया। उसने माँ की उंगली पकड़कर रोली में डुबोई और माथे से छुआ भी। फिर उनके पैर छूता हुआ सर से बाहर निकल गया। वह जानता था कि उसके जाते ही माँ भरभरा कर रो पड़ेंगी, पर उसने चिंता नहीं की। वह समझ गया था कि घर भर की आंखें उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही हैं, पर उसने परवाह नहीं की। वह उसी तरह सिर उठाए बाहर आया और सजी सजाई जीप में तन कर बैठ गया। अब ना उसे ताऊजी का डर था, ना ताई जी का। एकाएक जैसे उसमें शक्ति का संचार हो गया था। उसने सोच लिया था कि अब अगर कोई बाराती वहाँ ऊटपटांग हरकतें करेगा तो वह सख्ती से डपट देगा। बिट्टू की कोई बदतमीजी वह बर्दाश्त नहीं करेगा। ताऊजी या जीजाजी लोग लेन देन पर चकचक करेंगे तो वह पत्थर की तरह अड़ जाएगा। पता नहीं क्यों उसे विश्वास हो गया था कि वह अकेले इन सब से लोहा ले सकता है, माँ के मंगल में आशीर्वाद का कवच जो था उसके पास। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। साथ जुड़े रहिए एक और नई कहानी के लिए।